हेलो एवरीवन, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे भारतीय इतिहास से संबंधित जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक घटना चक्र से संबंधित है। एक घटना चक्र की बुक है, इसी में दिया गया है। जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उसको हम आपको इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो एक वीडियो में आप भारतीय इतिहास पा जाएंगे। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, इसमें देख लीजिए कौन सा टॉपिक आएगा। भारतीय इतिहास ये पहला पॉइंट है। इसमें दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवन एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर, जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्र गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश राज का युद्ध एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इस वीडियो में इतने पॉइंट कवर करेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि इसके अलावा मैंने आपको भारतीय इतिहास के बारे में एक अलग वीडियो बताया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जिसमें आपका हिस्ट्री से संबंधित है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी हिस्ट्री के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। उसमें कंप्लीट मैंने बताया। इसमें तो कुछ कम भी हो सकता है पॉइंट, लेकिन उसमें कंप्लीट है। ये इसमें भी एनफ है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है एक नगरीय थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी नगरीय थी, जबकि आर्य सभ्यता जो थी वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो जो पुरातात्विक खुदाइयाँ हुई हैं उन्हीं से हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। किसे किसे जानकारी थी? तांबा की भी जानकारी थी, कांसा, स्वर्ण और चांदी की। तो जो आप लगभग जो जानते हैं, जो मेन धातुएं हैं, उनकी जानकारी उनको थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। पहले पैर से चालित किया जाता था जब प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी, लेकिन बाद में हाथ से किया जाने लगा जब पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी हड़प्पा सभ्यता। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा इत्यादि का अंकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल जो है आपका बंदरगाह, प्राचीन बंदरगाह भी है, ये हड़प्पा सभ्यता में था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में आपका है। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के। अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता कौन थे और किस वर्ष में उनकी खोज की गई थी। तो मेन चीज़ है आपको जानना कि प्रमुख स्थल और खोजकर्ता कौन थे। ज़्यादा जो आपका पूछा जाता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यही सब पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी आपके थे। 1921 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने खुदाई की थी, इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, केवल उत्खननकर्ता का खोजकर्ता का नाम याद रखिएगा बस। 1953 से 55 इन दोनों के सन याद कर लीजिएगा, बाकी और किसी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लोथल है SR राव, लोथल का SR राव 1954 से 55। फिर कालीबंगा BBL 1961 से 1969। फिर रंगपुर में जो है आपका MS वत्स 1934 से 35। चन्हूदड़ो NG मजूमदार 1931 में। सुरकोटदा JP जोशी, बनावली RS बिष्ट। उसके बाद आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। कोट दीजी फजल अहमद खां 1957-58 में। सुतकांगेडोर RL स्टाइन 1927 में। मांडा JP जोशी 1982 में। बालाकोट जॉर्ज F डेल्स 1973-76। धौलावीरा JP जोशी, धौलावीरा इंपॉर्टेंट ये भी है, JP जोशी 1967-68 में। मिताथल सूरजभान 1968 में। राखीगढ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में है। राखीगढ़ी सूरजभान ने खोज की थी 1969 में। आगे है गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली
पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो जो आपका बनावली ये कहाँ पे है? हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए। तो जो विशाल स्नानागार थे वो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए। तो इससे ये पता चलता है कि धार्मिक जब आयोजन किया जाता था, जैसे अभी कुंभ मेला लगता है तो वहाँ पे एक साथ लोग स्नान करते हैं, उसी तरह महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, लोहे से परिचित नहीं थे। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। राखी गढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। मोहनजोदड़ो चन्हूदड़ो दोनों सिंध प्रांत तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो कहाँ पे हैं? सिंध प्रांत में, तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा से प्रथम बार हमें घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के पास स्थित है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं वैदिक संस्कृति पे। तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद अब वैदिक संस्कृति। आप हमारी जब दूसरे वीडियो में देखेंगे जो मैंने बताया है तो घटना चक्र से संबंधित है, उस वीडियो में काफ़ी कुछ विस्तृत दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं एक बार जाके। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? ऋग्वेद तथा सबसे प्राचीन ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है या त्रयी कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण पहले हो चुका था, अथर्ववेद का बाद में हुआ था। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिलता है। प्रारंभ में हमें 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र तथा वैश्य। शूद्र का उल्लेख नहीं किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। यहाँ 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ठीक, तो ब्रह्मा के जो सिर से है वो विराट पुरुष की जो सिर से है उसको ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रियों की, पेट से बनियों की या वैश्य की, और जांघ से जो है शूद्र उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है विराट पुरुष के। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद में, अथर्ववेद जो है औषधियाँ, टोना टोटका से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवी देवताओं की स्थिति से संबंधित है। यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख किया गया, बलिदान विधि है, तथा सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के में श्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ठीक, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। उसके बाद आ जाते हैं बौद्ध धर्म, जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं से रिलेटेड जानकारी दी गई है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बुद्ध के पिता जो थे सुधोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य के कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया था और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मनदेई, मौर्य वंश के शासक कौन थे? अशोक के रुम्मनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को कौन सी घटना माना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध का सबसे अधिक प्रिय शिष्य बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो है कौशल राज्य में हुए थे। महात्मा बुद्ध वत्स राज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन के काल में आए थे। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। तो बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे।
बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के पश्चात हुआ था, वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर उसके बाद है मोगालिपुत्तिस तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। देवदत्त पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। सर्वप्रथम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। वह इस प्रकार हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो इनके बारे में 4 आर्य सत्य थे, उनका उपदेश बुद्ध ने दिया था। अब देख लेते हैं बुद्ध के जीवन से संबंध प्रतीक कौन कौन से, घटना कौन सी घटी। तो जन्म के समय, जन्म का जो उनका प्रतीक है कमल व साँड़, कमल व साँड़ या बैल दे दिया जाए तब भी वही मानिएगा। तो जन्म का जो प्रतीक है कमल और साँड़। गृहत्याग का घोड़ा से चढ़ के भाग गए, इस तरह याद रखिएगा। ज्ञान किसके नीचे, पीपल बोध वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। निर्वाण में पद चिन्ह प्राप्त हुए थे और मृत्यु में स्तूप। तो इन चीज़ों की ये घटनाएं हैं इनके जीवन से संबंधित। आगे है महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश को अनुमति प्रदान की थी। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, जो दिया गया उतना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जितना है अगर आप इसको देख लेते हैं तो लगभग यहाँ से आने की 100% नहीं 90% संभावना है। इसमें से तो पूछा जाएगा तो श्योर है। फिर उसके बाद है बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, जो बुद्ध की सौतेली माता भी थी। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का उल्लेख है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। ये हैं विनय पिटक, जिसमें संघ के आचार्य संबंधी नियम हैं, नियम और शिक्षाएं उनके बारे में दी गई थी। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है, इसमें 32 बौद्ध कवियत्रियों की कविताएं संकलित हैं। तो थेरी गाथा में कितने बौद्ध कवियत्रियों की कविताएं हैं? ये आपके 32 बौद्ध कवियत्रियाँ थी। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी हुई थी। शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया था। वेदिका भी पत्थर की बनाई गई थी। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसे कम टाइम में कवर कर पाएंगे, क्योंकि आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने में क्या होगा, अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, आप लोग कवर करने में मुश्किल होगी, तो इसलिए देख लीजिए। और 50 नंबर का हम इसमें कंप्लीट कराएंगे आपका। उसके बाद आपका आगे करंट अफेयर भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। उसके बाद है आपका महास्तूप। इसमें शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर से बनाई गई थी। अगला पॉइंट है सातवाहन युग में वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए थे। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर इनको जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। यह लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसमें मल्ल एक महाजनपद था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थी। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। तो जो कनिष्क के दरबार में कौन था? नागार्जुन थे। ह्वेनसांग ने कनिष्क के दरबार में वासुमित्र, अश्वघोष, चरक भी थे। वासुमित्र, अश्वघोष और चरक थे। ह्वेनसांग ने उसे संसार के 4 मार्गदर्शकों
मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। अब इसके बाद आज आपके आ जाते हैं जैन धर्म, जिसमें महावीर की जीवनी और शिक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। महावीर स्वामी 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री की उत्पत्ति हुई थी। प्रियदर्शना का विवाह जमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। जमाली उनका प्रथम शिष्य था। किसका? महावीर स्वामी का। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब प्रथम जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह कौन से, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह बैल था। अजितनाथ दूसरे थे, हाथी था। अरष्टिनेमि 22वें थे, शंख था। पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी का सिंह था। ठीक, उसके बाद आते हैं मौर्य सम्राट अशोक के बारे में, क्योंकि मौर्य वंश दिया गया तो उसमें केवल अशोक के बारे में आपसे पूछा गया है। जो राजा पूछे गए हैं उतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा टॉपिक से इतना नहीं पढ़ना है, पहले टॉपिक कंप्लीट करना है। देखते हैं मौर्य सम्राट अशोक के बारे में। 269 ईसा पूर्व लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक के अभिलेखों में शरबत उसे देवा नाम पियदशी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम पिय की उपाधि धारण करता था। अशोक के अभिलेखों में रजुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रजुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी। उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की थी। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडिया लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार है: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर एवं श्रावस्ती। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। किसकी? शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की। तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से अरेमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? पहले दाएं से लिखेंगे, ऐसे दाएं से बाएं ऐसे लिखी जाती है, उल्टी तरफ लिखी जाती है। ठीक है, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। उसके बाद है अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी यात्रा की। उसने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष क्या की थी? लुम्बिनी यात्रा की थी। अशोक के शिलालेख, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं उनके बारे में देखते हैं। प्रथम शिलालेख जो अशोक का था उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। तीसरे शिलालेखों में अधिकारियों के 5 वर्ष दौरा के बारे में दिया गया है। 5वां शिलालेख जो है धर्म महामात्रों की नियुक्ति के संबंध में है।
और छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा है। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या करता है और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कलिंग के युद्ध का उल्लेख किया गया है। अब प्रांत और राजधानी देख लेते हैं। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अवंती रठ की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी। अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने कारण लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर माफ कर दिया था तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। अशोक का दीर्घ शिलालेख 12वें में था, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य, चोल, पांड्य, क्षत्रियपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोकस द्वितीय थियोसीरिया का शासक था, तुर्मय टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, आतंकिनी एंटीगोनस गोनातस मेसाडोनिया या मकदूनिया का राजा, मग साइरीन का शासक, अलिक सुंदर अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा। अब इसके बाद है आपका गुप्त वंश, जिसमें आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। तो गुप्त वंश 275 से 550 तक शासन किया था। कहाँ से कहाँ तक? 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 तक शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपनी पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। वाकाटक शासक प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। कन्नौज की महोदया श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो भारतीय नेपोलियन की संज्ञा के नाम से कौन जाना जाता है? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्राहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिसेन के आपकी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसने? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। शक विजेता के उपलक्ष्य में ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत को शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। चंद्रगुप्त ने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वो बुरी तरह से परास्त हो गए थे। और जब तक स्कंदगुप्त का शासन था, जब तक वो जीवित थे तब तक नहीं आए, लेकिन उसके बाद फिर पुनः आक्रमण करते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था। लिपित प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार के एवं साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। कौन कौन से? गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक जो है कनिष्क के राज्य वैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि एवं लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता है? स्वर्ण मुद्रा को दिनार।
चीनी यात्री फाह्यान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। एरन अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत की तिथि 319 ईस्वी है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए थे। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब उसके बाद है राजपूत काल एवं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में और राजपूत काल के बारे में इसमें जानेंगे। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। पल्लवकालीन मामल्ल शैली में बने रथों एकात्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट थी। उसके बाद है होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी। पल्लव वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। देवपाल ने जावा शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? बुंदेलखंड का। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी में था। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोच परिषद कहा गया। हुएंस जो महामोच परिषद होती थी अपना सर्वस्व हर्षवर्धन दान कर देते थे। हुएनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित हुआ था। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हुएनसांग का भारत आगमन की है। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा है जिसे सीयूकी कहा जाता है। इसने भीनमाल की भी यात्रा की थी। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। 637 ईस्वी में हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हुएनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इनतू तथा थियानतू नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 में नष्ट कर दिया गया था। अब प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सर वर्मा की जो रचना है कातंत्र, भारवी की किरातार्जुनीयम, उसके बाद राजशेखर की कर्पूर मंजरी, चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, जयानक की पृथ्वीराज विजय, सारंग देव की हमीर रासो, उसके बाद है बिल्हण की विक्रमांग देव चरित। ये प्रमुख लेखक थे और उनकी रचनाएं थी। फिर उसके बाद है बोरोबुदूर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। बोरोबुदूर एक यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व विरासत स्थल है। और उसके बाद है पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों की रचयिता माना जाता है। कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, तीनों हर्षवर्धन के नाटक हैं। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे कविता कामनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। अब इसके बाद आपका प्रारंभ होता है सल्तनत काल। सल्तनत काल में जो है मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब मक्का मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए थे। हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था जब वो मक्का से मदीना गए थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है।
999 से तो 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कब से कब तक? 999 से 1027 के मध्य महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। उतबी उसने किताब उल यामिनी अथवा तारीख़ यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। अब आते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख भवन, उनके निर्माता व स्थल कहाँ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण करवाया था, अजमेर में है। अतारकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश नागौर में। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण कराया गया था, दिल्ली में है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली में भी है। गयासुद्दीन का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, दिल्ली में है। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक द्वारा, दिल्ली में भी है। जहाँ पनाह नगर मोहम्मद तुगलक ने कराया था, दिल्ली में है। अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था, पांडुआ में है। चांद मीनार या चार मीनार कुली कुतुब शाह ने करवाया था, कुली कुतुब शाह हैदराबाद में है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, चित्तौड़ में है। उसके बाद है फिरदौसी के पूर्व होमर की उपाधि दी जाती है। पूर्व के होमर की उपाधि किसको? फिरदौसी को। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। तो मोहम्मद गौरी ने जो प्रथम आक्रमण किया था वो 1175 मुल्तान में किया था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व परास्त हो गए थे। मतलब गौरी जो है हार गया था तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा होता था। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुआ है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1210 तक राज्य किया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक अत्यधिक दान करता था, इसीलिए उसे लाख बख्श के नाम से भी पुकारा जाता था। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। दिल्ली खलीफा ने 1229 में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किए। उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दी जाती है। किसे दी जाती है? इल्तुतमिश को। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल, चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश के ने आरंभ किया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू हुई। मंगोल नेता चंगेज खां भारत के उत्तरी पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। 1236 से 40 तक वो शासन की थी। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रौह और लक्त की नीति अपनाई थी। रौह, रक्त और लौ की नीति। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपनी राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत ये खुदाई माना गया है। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया था। बलबन ने क्या शुरुआत की थी? सिजदा
भूमि पर लेटकर अभिवादन करना तथा पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमने की रीत का आरंभ किया था। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शानो शौकत से मनाने की प्रथा प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और धर्म को, पहले राज्य को मानता था फिर धर्म को। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमनिन बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी की कहानी के आधार पर 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जॉयसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। कौन सी पुस्तक है? पद्मावत। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना आरंभ किया था। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तक खराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुत, मुकदम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया था। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने PDS जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसे आरंभ की थी। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक शिक्षित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की जिसे दीवान अमीर कोही के नाम से जाना जाता था। इब्न बतूता 1333 से 47 में मोरक्को का मूल निवासी अफ्रीकी यात्री था। रहला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 51 में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा से अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई क्योंकि इसके द्वारा किए गए कई कार्य सफल नहीं हो सके थे और जनता भी इससे परेशान हो चुकी थी। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो सल्तनत काल में सर्वप्रथम किसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, 1200 बागों को लगवाया था। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पर हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभ मेरठ एवं टोपरा अब अम्बाला जिले में दिल्ली लाया गया था। मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाया गया था। राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम भी रखे थे। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। किसके शासनकाल में? नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मंगोल के सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। उसके बाद है आपका 1518 में महाराणा सांगा ने और इब्राहिम लोदी के मध्य घटोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। किसमें? महाराणा सांगा का और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? घटोली का युद्ध। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी के समय से आरंभ किया गया। सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। सिकंदर लोदी गुल रुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जक़ात समाप्त कर दिया। अनाज से जक़ात जो संपत्ति कर था उसको समाप्त कर दिया।
अब इसके बाद है मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य शुरू करते हैं। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया था और भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई में खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर जिहाद का नारा दिया था। जब वो हार रहा था तो उस समय जिहाद का नारा दिया और जीत जाता है। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे। इस युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी, काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की थी। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य होता है। इस युद्ध में बाबर विजयी हो जाता है। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में जिन दो हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है उनमें एक विजयनगर का तथा दूसरा मेवाड़ के थे। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फ़ारसी भाषा में रूपांतरण करवाया था। किसने? अकबर ने अब्दुल रहीम के द्वारा किसका करवाया था? बाबरनामा फ़ारसी में अनुवाद। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध। 26 जून 1539 चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा था। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। किस युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में। शेर शाह ने पुराने घिसे पिट्टे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। शेर शाह ने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबा का दाम 380 ग्रेन चलाया था। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 में करवाया था। दीन पनाह के नाम से जाना जाता है। शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। किसके लिए कहा? मारवाड़ जब युद्ध में राजपूतों को उसने देखा था। शेर शाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला, एक कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा बनवाए गए थे। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध को स्थापित किए थे। बिहारी मल या भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन किया था। माहम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राणा अमर सिंह 1615 में ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली थी। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा जो अकबर ने समाप्त किया था, 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया करके समाप्त किया था। और अकबर ने 1573 में घोड़े को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया जिससे सेनापति अपने घोड़े को बदल न सके। 1574-75 में ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किए।
अब इसके बाद आपका शुरू होता है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में देखते हैं गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को तथा औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को की नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 की बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लक्षण देव था। शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि को धारण किया था। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में नज़रबंद थे। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। राजा राम 1689 से 1700 तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व किया था। 1720 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजी प्रथम राव को पेशवा नियुक्त किया था। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना एवं अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई थी, जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश का थी। किसके? मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। 1719 से 1748 में उसका टाइम पीरियड था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिनक्लिज खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर सवाई जयसिंह था। जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाएं बनवाई थी। क्या किया था? सवाई जयसिंह जो थे जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में युक्त आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाएं बनवाई थी। अब इसके बाद आपका आता है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल माजिद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1458 को पहुंचा था। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपना अधिकार कर लिया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रांसीसी। ये एक क्रम था व्यापारियों के आने का यूरोप के। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गए थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की थी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित कर अंग्रेजों ने प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित किया। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया।
मुर्शीद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था जिसे बंगाल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। अब है भारत में व्यापारी कंपनियां जिसकी नाम स्थापना भारत में प्रथम अस्थाई फैक्ट्री पुर्तगालियों की 1498 ईस्वी में कोचीन में 1498 ईस्वी में आए थे पुर्तगाली और 1503 में इन्होंने अपनी अस्थाई फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। अंग्रेज 1600 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी कंपनी की और ये सूरत में 1613 में अस्थाई कंपनी की स्थापना की। डच 1602 ईस्वी में मसूलीपट्टनम की कंपनी 1605 में स्थापित हुई थी प्रथम अस्थाई फैक्ट्री। डेनिस 1616 में ट्रांकेबार में स्थापित की। फ्रांसीसी सूरत में। अब उसके बाद अगला पॉइंट है, अली वर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि उन्हें छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। मतलब यदि उन्हें छोड़ा जाए तो शहद दे देंगी, अगर छेड़ दोगे तो काट काट कर मार डालेंगी। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, सिराजुद्दौला ने एक कोठरी में 147 से ज़्यादा अंग्रेज़ों को बंदी कर दिया था और उसमें सभी अंग्रेज मर गए थे, कुछ बचे थे 10-20 जो भी बचे थे वो बचे थे, बाकी सब मर गए थे। वही है ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद अब प्रयागराज में रख दिया गया। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाना था। 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, रिश्वेदारी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग आधुनिक कर्नाटक के एक भाग में लागू की गई थी। महलवाड़ी पद्धति भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल के साथ स्थापित की जाती थी। महलवाड़ी पद्धति जो थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। इसमें दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया या धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ने 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी का गठन किया। ईस्ट इंडिया सोसाइटी का गठन कब किया गया? 1865 में WC बनर्जी और दादा भाई नौरोजी ने मिलकर किया था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ते आपका संबंधित था भारतीय इतिहास, जो पहला टॉपिक है यूपी पेट से संबंधित। तो घटना चक्र में इतना आपको दिया गया था, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसके अलावा आप हमारा अन्य वीडियो भी देख सकते हैं जो भारतीय इतिहास से संबंधित मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।